नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हाउ आयरनिक। एनीवेज, तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बेसिक फॉर्मूलाज हैं बड़े सारे, एकदम मतलब जो होता नहीं अपना एटम, केमिस्ट्री के एटम को पढ़ रहे हैं हम, है ना। एनीवेज, बैक टू केमिस्ट्री पन्स, शुरू करते हैं। आज हमारा डे 2 केमिस्ट्री 2025 जर्नी 600 प्लस मार्क्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की बुक से भी एनसीईआरटी से सारे नोट्स हमने करे हैं। अगर तुम्हें पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड अगर कुछ ऐसा नोट, अगर कुछ इंपॉर्टेंट रह गया है मेरे नोट्स में से, तो भाई अच्छे दोस्त बनो और मेरे को कमेंट्स में बताओ, ठीक है। चलो फिर, सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस मतलब केमिस्ट्री क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला है, जो थोड़े बहुत जो मैंने चैप्टर पढ़े हैं उसमें, मतलब जो ये पैराग्राफ, ये पार्ट पढ़ा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही लगा, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जो हमारा सिस्प्लैंटिन एंड टैक्सोल करता है, हेल्प करता है। और दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, एजेटी मतलब एजोडायथाइमाइडिन, ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एड्स में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा ऐसे ही मिसलेनियस चीज़ें आ गई। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू। पहली चीज़, व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब तुम पूछोगे मास क्या है। मास है द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। हाँ, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। और ऑक्यूपाई स्पेस तो पता ही है। कौन कौन से मैटर होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक प्लाज्मा भी होता है और एक बॉस आइंस्टाइन कॉन्सेंट्रेट भी होता है। प्लाज्मा मेरे ख्याल से 15-20 साल में बुक में ऐड हो जाएगा। बॉस आइंस्टाइन कॉन्सेंट्रेट का नहीं पता, मेरे ख्याल से अभी भी वो थियोरेटिकल ही है, पता नहीं। फिर हमारे पास आ गया सॉलिड की डेफिनेशन। पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर इन ऑर्डरली फैशन विदाउट एनी मूवमेंट और फ्रीडम। मतलब जो पार्टिकल्स हैं एक साथ जुड़े हुए हैं और वो हिल नहीं सकते बेचारे पकड़े हुए हैं एक जगह पे। फिर दूसरा हमारे पास पॉइंट है, उनके पास डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। मतलब ना वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं, ना अपनी वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ना वो ज़्यादा अपना शेप चेंज कर सकते हैं, ना वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। फिर आया हमारे पास लिक्विड्स। लिक्विड्स जो पानी वगैरह तुम पीते हो, हम पीते हैं, सब पीते हैं, है ना, पीते ही हैं, पानी पीते होंगे, है ना। हाँ। पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। पार्टिकल्स अभी भी क्लोज हैं, इनके बीच में जो अभी भी जो इनके बीच का एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो अभी भी ज़्यादा है। बट कंपेयर टू सॉलिड्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं आसपास। इसकी वजह से जो लिक्विड है उनके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है पर शेप नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि वो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसके अंदर उसको रखा होता है लिक्विड। फिर तीसरा हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गई गैस। गैस से अपने पास पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूवमेंट इज फास्ट एंड ईजी। कोई इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस गैसेस में होती नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं बड़े दूर हैं और अ, उनके बीच की जो मूवमेंट है वो फास्ट है और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन या ऑब्स्टेकल के है। फिर नेक्स्ट आया अपने पास, उनके पास ना डेफिनेट शेप होती है ना वॉल्यूम होती है। ये याद रखना, सॉलिड लिक्विड गैस इंटरचेंजेबल है। मतलब अगर तुम सॉलिड को हीट दोगे तो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को हीट दोगे तो गैस बन जाएगा। अगर तुम गैस को कूल करोगे तो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को कूल करोगे तो सॉलिड बन जाएगा। ये वो होते हैं इवेपोरेशन। फिर अपने पास इवेपोरेशन, ठीक है, ये जो भी। फिर मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन। फिर अब ऑपोजिट जाएंगे तो कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन आ गई हमारे पास मैटर की एक और। सबसे पहला आता है हमारे पास मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस। मैटर को हम और दो चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं जिसको कहते हैं मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर्स होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस किसी भी रेशियो में एक सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। मतलब मान लो हमने ऑब्वियस एग्जांपल है चीनी और पानी और नमक का। चीनी पानी नमक का जब हम मिक्सर बनाते हैं तो जो चीनी और नमक होता है पानी में डिजॉल्व हो जाता है।
इसको कहते हैं हम मिक्सचर। अब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो मिक्सचर को बनाते हैं उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। और मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जब जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक साथ। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था चीनी पानी नमक का, तो हमें पानी में जब हम चीनी और नमक को मिक्स करते हैं तो चीनी और पानी डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर हमें दिखते नहीं है। ये है होमोजीनियस मिक्सचर, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है और जो कंपोनेंट्स है वो विजिबल होते हैं, ठीक है। मेनली यही है। फिर हमारे पास सेकंड है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैव फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। मतलब पिछली बार जो हमने मिक्सचर में देखा कि वहाँ पे किसी भी रेशो, एनी रेशो में वो मिक्स हो रहे थे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एक फिक्स्ड रेशो में ही वो मिक्स होंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस को भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक है एलिमेंट्स और एक है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? वन टाइप ऑफ एटम, मतलब हाइड्रोजन का एटम, H2O2, ये होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स। ये एटम इंडिविजुअल भी, एलिमेंट्स इंडिविजुअल भी एटम की तरह, या फिर ये एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास दूसरी तरफ आ गया कंपाउंड्स। कंपाउंड्स होते हैं दो और मोर एटम्स जो हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो साथ में एक फिक्स्ड रेशियो में ज्वाइन कर लेते हैं, उनको कहते हैं हम कंपाउंड्स। और जो पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द कंपोनेंट्स है कंपाउंड के, उनको हम अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, उसको हम केमिकल मेथड से ही अलग कर सकते हैं। फिर हम प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, और उनको हम मेजर कर सकते हैं बिना हम सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज करें। मतलब हम बिना किसी केमिकल रिएक्शन के या बिना किसी ऐसे रिएक्शन के हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। एक दूसरी तरफ आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? कॉम्पोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, मतलब और ये जो होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, इनको हम मेजर कर सकते हैं, सिर्फ मेजर कर सकते हैं जब हम किसी केमिकल चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि देख लो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तभी हम इन प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं। कंबस्टिबिलिटी हम तभी मेजर कर सकते हैं जब वो चीज़ उस समय पे बर्न हो रही हो या फिर कंबस्ट हो रही हो, तभी हम कंबस्टिबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ नॉर्मल डेफिनेशन आ गई, मास, वेट और वॉल्यूम। मास क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मैटर। वेट क्या है हमारे पास? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। और वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस। यही है। फिर हमारे पास आ गया आगे डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी यही होती है कि मास कितना है वॉल्यूम में, कितना मास एक वॉल्यूम में है। इसका हमारे पास SI यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमें यह भी याद रखना, डेंसिटी जो है वो पैकिंग से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि मतलब उसमें कैसी पैकिंग है? मतलब पैकिंग माने कि ऑब्जेक्ट, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। इससे हमें डेंसिटी का फ़र्क पड़ता है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर कम डिस्टेंस है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो डेंसिटी कम होगी। अगर कम डिस्टेंस है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। कम डिस्टेंस पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन SI यूनिट है। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट लाने के लिए हमें सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें 32 ऐड करना पड़ेगा। सेल्सियस को केल्विन में लाने के लिए 273.15 को ऐड करना पड़ेगा सेल्सियस में। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स नॉर्मली हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस वन विच इज़ अनसर्टेन और एस्टिमेटेड। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है कि आपके पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स है, उसमें से आपको जो पता है कि ये नंबर हैं, ये
और एक जो नंबर जिसको आप श्योर नहीं हो वो, ये नंबर्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके हमारे पास 5 रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं। पहला रूल, सारे जो नॉन जीरो नंबर्स है 1 2 3 4 5, जीरो को छोड़ के सारे नॉन जीरो नंबर है सिग्निफिकेंट। अब जीरो जो है अगर वो नॉन जीरो से पहले है, 1 से अगर पहले है जीरो तो वो इनसिग्निफिकेंट है। जीरो अगर नॉन जीरोस के बीच में, जैसे 1002, 10.02, ये सब तो जीरोस जो होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो आफ्टर नंबर इज इनसिग्निफिकेंट अनलेस इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल। मतलब अगर कोई हमारे पास नॉन जीरो क्वांटिटी है, जैसे 1 2 3 है, और उसके बाद अगर जीरोज हैं, ठीक है, तो जीरोज इनसिग्निफिकेंट होंगे। बट अगर वो 1 है, वो नॉन जीरो क्वांटिटी है हमारे पास 1, उसके आगे एक डेसिमल लगा है, फिर 2 जीरोज हैं 1.00, तो वो जीरोज सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब क्या है कि अब डेसिमल इंपॉर्टेंट है, डेसिमल होगा और उसके बाद अगर जीरोज होंगे तो जीरोज सिग्निफिकेंट है। अगर डेसिमल के बिना वो 2 जीरोज हैं तो 2 जीरोज इनसिग्निफिकेंट होंगे। फिर लास्ट हमारे पास रूल है, इफ इट इज डेफिनेट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर आज इज इन्फिनिटी। मतलब कि अगर मान लो हम 20 एप्पल्स लिए हैं तो वो 20 एक डेफिनेट नंबर है, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगी वो इन्फिनिटी होगी। हम फिर हमारे पास है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या है? क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ सेम वैल्यू। मतलब हमने 3 वैल्यूज ली हैं और उन 3 वैल्यू में से सबसे क्लोज कौन सी है, सबसे क्लोज कौन सी है उस मेजर्ड वैल्यू की, उसको कहते हैं हम प्रिसीजन। फिर हमारे पास एक्यूरेसी, एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट। मतलब अगर हमने वो 3 वैल्यूज की एवरेज ले ली, उन 3 वैल्यूज का एवरेज ले लिया, फिर वो एवरेज जो है कितना क्लोज है रियल वैल्यू के, इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। फिर हम आ गए लॉज में। केमिस्ट्री के लॉज हैं कुछ। पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास 5 लॉज हैं, ये याद रखना। पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हमें दिया था एंटोनी लोवियसर ने 1789 में। इसमें सर क्या कहते हैं, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सिंपल। फिर हमारे पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। मेरे को ये और इससे अगले में बाद में बताता हूँ। इसको हमें दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि एक एलिमेंट, एक कंपाउंड जो है, ठीक है, एक कंपाउंड में एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। तो एक कंपाउंड में, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशो में एलिमेंट्स होंगे वेट के कि वही कंपाउंड बने। क्या बोल, अगर तुम्हें और लेमन टर्म में बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपाउंड में, एक पर्टिकुलर कंपाउंड को जो हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उस कंपाउंड को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर रेशियो में आने चाहिए। ये होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फिर हमारे पास अगला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब मेरे को इसमें और डेफिनेट प्रोपोर्शन में बड़ी कंफ्यूजन हुई है, अभी भी होती है कभी कभी। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है, डाल्टन ने दिया था ये हमें 1803 में। इसके हिसाब से 2 एलिमेंट जो होंगे जब हम उनको कंबाइन करेंगे, ठीक है, 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है, जब हम 2 एलिमेंट्स को 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो masses of one element that combined with a fixed number of other element are in the ratio of small whole numbers। मतलब समझा रहा हूँ। मतलब ये हुआ इसका, मान लो, मतलब ये हुआ कि जब हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है, बिना किसी फिक्स रेशियो के, और उससे 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं और उससे 2 से ज़्यादा एलिमेंट बनते हैं, तो एक एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट जिसका मास हमने फिक्स रखा हुआ है, मान ले अगर हमने लिया है H2O और H2O2, ठीक है, तो अगर हमने H2O और उसमें में H की वैल्यू हमने कांस्टेंट ली है, तो अब O की वैल्यू जो होगी, वो जब हम उसका रेशियो निकालेंगे तो उसका रेशियो वैल्यू ऑफ स्मॉल होल नंबर्स में, जैसे 1/2, 2/4,
2/3 ऐसे आएगी, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं H2O में H2 एंड O2, तो हम इसमें देखें तो होल नंबर्स बनते हैं हमारे पास 1/2, ठीक है। फिर हमारे पास आया ग्रे लुइस लॉ ऑफ गैसेस एक्सपेंशन, इसको हमें दिया था गे लुइस 1808 में। इसके हिसाब से जब गैस कंबाइन करते हैं और जब गैस बनती है एक केमिकल रिएक्शन में, तो जो रेशो जो होगा ना, जो रेशो बनेगा वो नॉर्मल सिंपल रेशो बनेगा वॉल्यूम के हिसाब से। जब हमें पता होगा कि जो गैसेस होगी सेम टेम्परेचर और प्रेशर में है, जब, तो हम अगर लेमन टर्म बताऊँ, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन, जब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन, तो जो गैस बनेगी या जो गैस कंबाइन होगी या गैस जो बनेगी, उसका जो रेशो होगा, मतलब जो कंबाइन होगी केमिकल रिएक्शन में, वो सिंपल रेशो में होगी वॉल्यूम्स के हिसाब से, ठीक है। फिर हमारे पास अगला आ गया एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ ज़्यादा कुछ नहीं है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शो कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। माने अगर हमने सेम वॉल्यूम लिया है किसी गैस का, किसी भी गैस का हमने दो गैसेस का हमने सेम वॉल्यूम लिया है और वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे हैं, तो उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। दैट इज एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to power। फिर हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आ गई। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? मैटर कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल एटम्स, ठीक है। मैटर जो है इनविजिबल एटम से बना होता है। जो ऑल एटम्स जो होते हैं, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ये भी इजी है, सभी एलिमेंट्स के एटम में सेम एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम में एक जैसी प्रॉपर्टी होगी। फिर सारे कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो। मतलब कि कंपाउंड्स तब बनते हैं जब एलिमेंट्स को हम फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ये भी हमें पता ही है। दे आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे आया हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एटॉमिक मास। मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 लिया है हमने, एक पर्टिकुलर आइसोटोप ऑफ कार्बन है कार्बन 12। जब हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको कहेंगे हम एटॉमिक मास, ठीक है। या AMU एटॉमिक मास यूनिट वही होगा, या फिर कॉमन यूनिट भी बोलते हैं हम इसको U, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास। फिर आया हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होती है? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास। मतलब जो, मान लो अगर अर्थ क्रस्ट में, जो हमारे पास बुक में एग्जांपल दिया है उसके हिसाब से, अर्थ क्रस्ट में अगर 90% एक आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12 का 90% एक आइसोटोप है, कार्बन 12 का 90% एक आइसोटोप है, और एक कार्बन 13 का 10% आइसोटोप है, तो उसका रिलेटिव एवरेज एटॉमिक नंबर होगा 90 इंटू 12 प्लस 90 10 इंटू 10 इंटू 13, ठीक है। फिर हमारे पास अगला आ गया मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर सेम होगा पर एटॉमिक मास अलग अलग होंगे, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर, इसको हम Na भी बोलते हैं या फिर N0 भी बोलते हैं। ये होता है 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23। मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएजेंट विच गेट कंज्यूम फर्स्ट। मतलब मान लो हमने केमिकल रिएक्शन लिया अनबैलेंस्ड, ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिया, तो उस केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन तब खत्म होगा जब एक, उस मतलब अगर हमने कम्बिनेशन रिएक्शन लिया, हम कम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वो कम्बिनेशन रिएक्शन तब खत्म होगा जब एक एटम खत्म हो जाएगा। मतलब केमिकल रिएक्शन में उस एक एटम एब्सेंट होगा।
तब वो खत्म, उस एक एटम को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे जो कंज्यूम हो जाएगा पहले। फिर मास परसेंट, mass of solute by mass of solution into 100, mole fraction, number of moles of A by total moles, molarity, ये कैपिटल M होता है molarity, number of moles of solute by volume of solution, क्या मतलब number of moles of solute by volume of solution in liters। molarity में ये याद रखना, molarity R वाले molarity में liters यूज होता है, इसलिए molarity जो है वो एक एक्यूरेट नहीं देती है जब हम हीट टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि लिक्विड जो है एक्सपैंड करता है। और आखिरी हमारे पास आ गया मोलैरिटी, लिटी एम, स्मॉल एम आएगा इसका, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ये है मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, ये किलोग्राम्स में है, जिसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट यही था, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं। सो बस क्लास ख़त्म करते हैं, लेक्चर यही ख़त्म हुआ। देखने के लिए थैंक यू। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई हो या तुम्हें भी कुछ ऐसा पता हो जो आता हो, ठीक है, तो मेरे को सेंड कर देना, मेरे को मतलब कमेंट कर देना, ताकि सबको ही मदद मिले। ये सब एक रिवीजन है मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, ठीक है। ओके फिर, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाय।